हेलो एवरीवन, दीपक दिस साइड। मैं अभी IMS BHU में MBBS सेकंड ईयर में हूँ और मैंने 2020 में नीट दिया था जिसमें मेरे 670 मार्क्स थे 720 में से और मैंने 1291 रैंक सिक्योर किया था। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा कि जब स्टूडेंट की 11th वेस्ट हो जाती है किसी भी रीज़न से, हेल्थ इशू से या डिस्ट्रैक्शन से या किसी भी चीज़ से, तब वो कैसे ओवरकम करना है। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में यही फेस करा कि मेरी 11th पूरी वेस्ट हो गई थी हेल्थ इशू की वजह से। स्टिल मैंने 12th में ओवरकम करा और मैंने 670 मार्क्स और एक अच्छा स्कोर सिक्योर किया। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करी और कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो 10th में मैंने टैलेंटेक्स दिया जिसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 50 आई और स्टेट रैंक 1 आया, जिससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। मैं कोटा गया। स्टार्टिंग के 2 महीने प्रिपरेशन बहुत सही चल रही थी, सब कुछ सही चला था 1 से 2 महीने, लेकिन फिर धीरे धीरे टेस्ट आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि कोटा में हैबिटेट्स चेंज करते हैं तो तबीयत जनरली बहुत लोगों की ख़राब होती है और बहुत लोग वहाँ से बैक कर लेते हैं, घर चले जाते हैं वापस। बट मैंने ये नहीं करा। मुझे जॉन्डिस डायग्नोज हुआ, 6 महीने मुझे जॉन्डिस रहे। इस 6 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल करा। डेफिनेटली मेरा स्कोर भी काफ़ी लो रहा, कभी बहुत लो स्कोर हो जाता था बहुत बार, बट स्टिल मैंने फाइट किया कंटिन्यूसली। तो इस वीडियो में मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगा कि मैंने इस 6 महीने में कैसे फाइट करा और कैसे मैंने रूटीन मेंटेन करा। और इस 6 मंथ जिसमें मुझे जॉन्डिस रहा, साथ में मुझे गॉल स्टोन भी डायग्नोज हुआ, जिसकी मुझे ऑपरेशन हुई दिवाली के अराउंड, नवंबर के अराउंड ऑपरेशन हुआ था। अब इस 6 महीने के ड्यूरेशन में मैंने कॉन्टिन्यूस ऐसा किया कि स्लीप ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। क्योंकि नेचुरल सी बात है, तबियत खराब रहेगा तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बैक ले लेते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है कि स्लीप ड्यूरेशन इंक्रीज करो और साथ में खाना हेल्दी खाओ। क्योंकि कोटा वगैरह जा रहे हो तो हेल्दी फूड्स नहीं मिलते हैं बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी के ड्यूरेशन रहा तो स्टडी के ड्यूरेशन को मैंने कन्फाइन कर दिया कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा मिनिमाइज कर दे और सॉल्व एग्जाम्पल और थ्योरीज पे ज़्यादा ध्यान दे, ताकि एटलीस्ट एग्जाम में फाइट कर सकें। फिर इस जो 6 महीने की ड्यूरेशन में मेरा हेल्थ डाउन था, इसमें भी मैंने काफ़ी फाइट करके मैंने अच्छा स्कोर भी लाया। इसी ड्यूरेशन में KVPI हुआ था 11th क्लास में। जब मैं था KVPI हुआ था मेरे, इसमें ऑल इंडिया रैंक 249 आई। नवंबर के अराउंड KVPI हुआ था, उसमें फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया और सेकंड राउंड में इंटरव्यू जो कि फरवरी के अराउंड हुआ था। इसके अलावा टैलेंटेक्स भी हुआ था, जो कि 11th में टैलेंटेक्स होता है ताकि 12th में एडमिशन हो सके। 11th में उसमें मेरी 90% स्कॉलरशिप आई और ऑल इंडिया रैंक 7 आई। तो ये बेसिकली मेरी जर्नी थी 11th क्लास में, जो मेरे पूरे वेस्ट हो गई थी इनिशियल 4 to 5 मंथ्स जॉन्डिस की वजह से। उसको मैंने लास्ट अक्टूबर नवंबर के अराउंड मैंने काफ़ी फाइट करा और कवर करा। अब ये मैं कैसे कवर कर पाया, बेसिकली ये मैं सबसे पहले कंसिस्टेंसी की वजह से कवर कर पाया। क्योंकि बहुत बड़े स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि तबियत खराब होता है तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और रेस्ट करते हैं, और साथ में अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्ट के साथ साथ उनका मोटिवेशन लेवल भी काफ़ी डाउन होता है। मोटिवेशन लेवल डाउन होता है तो क्या होता है, फिर वो पढ़ाई से एकदम साफ कट ऑफ हो जाते हैं। और वो कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो बोलते हैं कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, मेरे भाई तबियत बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि मैं डिसकॉन्टिन्यूस हो गया था, मैं लेक्चर्स नहीं देख पाया था। बहुत लोग तो आज बेसिकली आजकल ऑनलाइन लेक्चर प्रेफर कर रहे हैं, तो वो यही बोलेंगे मैं ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं देख पाया था, मेरे लेक्चर्स स्किप हो गए थे। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि बस लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूस रहो और एटलीस्ट नोट्स बना लो। क्योंकि देखो, तबियत कितना भी खराब हो, आप लेट कर लेक्चर्स तो देख सकते हो अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो, या ऑफलाइन भी देख रहे हो तो बैठ के या खड़े होकर कैसे भी देख सकते हो। क्योंकि मुझे सेम टाइम पे स्लिप डिस्क भी था, तो मैं बैठ के तो लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता था। तो मैंने बेसिकली 2-3 महीने खड़े होकर लेक्चर अटेंड करा है एलन में। तो आप लेक्चर तो अटेंड कर सकते हो, और लेक्चर अटेंड करने के साथ मैंने ये भी करा है कि नोट्स बनाया सेम टाइम पे। तो एटलीस्ट मैं ये अश्योर्ड था कि भाई मेरा अभी का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। एग्री करते हैं कभी के टाइम हेल्थ इशू की वजह से वेस्ट हो रहा है, लेकिन आने वाला जो टाइम होगा आज से 4-5 महीने बाद, जब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो मेरे पास एटलीस्ट रहेगा कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास खुद के ये रहेगा कि उस नोट्स को मैंने बनाते वक्त कुछ समझा है, उस नॉलेज को मैं अप्लाई कर पाऊँगा। तो ये नहीं समझना है कि अभी करंटली जो पढ़ाई कर रहा है, तो अभी करंटली पढ़ाई में तुमको हो सकता है कि कुछ याद नहीं रहा हो, या लगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सब भूलते जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस मेमोरी में डेफिनेटली वो स्टोर हो जाएगा। तो इस पे वर्क करना है कि सबकॉन्शियस मेमोरी में मैक्स टू मैक्स नॉलेज स्टोर कर सको, ताकि जब तुम बेटर हो जाओ या जब तुम्हें लगे कि तुम कम डिप्रेस्ड हो, कम डिमोटिवेटेड हो, उस टाइम तुम वर्क कर सको। तो इस पे वर्क करना है हमें बेसिकली। सेकंड पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने बात कर लिया। सेकंड पॉइंट ये है कि जो लेक्चर देख रहे हैं, अगर टाइम बचे तो क्या करना है भाई, फोकस कहाँ लाना है। सबसे पहले नीड्स एस्पायरेंट्स का क्या होता है कि वो सोचते हैं कि भाई फिजिक्स बहुत वीक है हमारा, तो फिजिक्स पे वर्क करना चाहिए। बट जब टफ टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारा जो वीक सब्जेक्ट है वहाँ पढ़ने जाओगे तो मूड और ख़राब होगा। तो सबसे पहले जो ईजी है, जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़ना है। जैसे कि बायोलॉजी, 50% पेपर बायोलॉजी से होता है, तो बायोलॉजी पे फोकस करना है। 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 90 क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे करें, इस पे बस वर्क करना है स्टार्टिंग के ड्यूरेशन में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ क्या करना है, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। क्योंकि भाई सब लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई बायो करो, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करना है, क्योंकि लेक्चर तो देखने जा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो फिर लेक्चर जब देखने जा रहे हैं, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो लेक्चर देखना भी वेस्ट है, डेफिनेटली वेस्ट है। तो क्या करना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए? सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए तो तुमको भाई पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है।
तो केमिस्ट्री को बायो के साथ साथ पैरेलली चलाना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि तुम कुछ लोग डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ लोगों का स्पीड स्लो होता है, कुछ लोगों की हेल्थ इशू आती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो डेफिनेटली स्पीड को थोड़ा स्लो रखना है केमिस्ट्री में। बट फिजिक्स के लिए सबसे पहले किसी से भी डिस्कस करना है। एक बार अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी तुमको गाइड कर रहा है, या फिर जो भी टीचर्स है उनसे डिस्कस करो कि क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर तुमको कैटेगराइज करना है कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर उस चैप्टर में तुमको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं। अब सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा तो जो टाइम बचता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वरना उस टाइम पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जब तुम्हारा डिसीजन हो गया कि फाइनली मुझे ये 10-15 चैप्टर फिजिक्स करने हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमारा टारगेट होना चाहिए खुद को एक सेफ जोन में लाना, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्टेड चैप्टर्स ही करने होते हैं। तो जब वो फिक्स हो जाए तब जाके उस पर वर्क करना है, ठीक है। अब 11th की मेरी 4 to 5 मंथ्स वेस्ट हो गई थी इसी तरीके से। मैंने बस बायो मोस्टली पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं सुपरफिशियली ही कवर करता था, और बायो में भी मैं सुपरफिशियली ही पढ़ रहा था, मॉडल तो उतना पढ़ नहीं पा रहा था। तो फिर जब 4-5 महीने बाद जब मैं बेटर होने लगा तो मैंने क्या करा, मैंने अपने स्टडी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर दिया डेफिनेटली। उसके अलावा मैं एक भी दिन का गैप नहीं ले रहा था, संडे को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा था, क्योंकि लोग क्या होता है संडे को लोग मॉक टेस्ट देते हैं या रेस्ट करते हैं। बट सबसे बेस्ट ये है कि स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट थोड़ा कम दिया जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट एक महीने में 1-2 बहुत होता है। बट उस संडे को यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग संडे को अर्ली मॉर्निंग उठ जाए सुबह 6-7 बजे, और फिर उस दिन पूरा यूटिलाइज करें, जितने भी बैकलॉग से उसको कवर कर सकें। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस को संडे को कर ले, पूरे वीक को थ्योरी पे डेडिकेट करें, क्योंकि बेसिकली बायो में मोस्टली थ्योरी है, केमिस्ट्री में मोस्टली थ्योरी है, और फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिसको हम लोग संडे को डेडिकेट कर सकते हैं। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी जो मैंने 11th में फॉलो करा, जिसके बाद मेरी 11th में नवंबर में क्यूरी पाई हुई थी, इसमें मैंने बता दिया कि मैं 249 के अराउंड रैंक आई थी, और टैलेंट टेस्ट भी हुआ था सेम टाइम पे, इसमें ऑल इंडिया रैंक 7 आई थी। अब इसके बाद मैंने क्या करा था भाई, अभी ये तो हो गई इनिशियल पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि 11th तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब कोचिंग में भी सिलेबस कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट भी हो गया, 1 महीने की छुट्टी मिलती है भाई 11th के जिनकी एग्ज़ाम होती है स्कूल में, वो जाके एग्ज़ाम दे दे, इसलिए ये सब हो गया, ठीक है। अब 12th तो आने वाला है, 12th में तो सिलेबस भाई फिर से स्टार्ट होगा उसी स्पीड से सब कुछ, और 12th में तो इनफैक्ट 11th का ही पढ़ाते हैं 11th में, तो फिर अब 11th का ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन मेरा तो सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो 2 महीने की छुट्टी होती है मार्च में, और हाँ फरवरी मार्च में अप्रॉक्स छुट्टी होती है 2 महीने की, ये हर जगह मिलती है छुट्टी, ठीक है। जिन्होंने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट किया 11th के स्टार्ट में, उनको तो मोस्टली छुट्टी मिलती ही है। तो उस 2 महीने की ड्यूरेशन में मैंने क्या करा, मैंने मोस्टली उस टाइम फिजिक्स पे वर्क करा। जितने भी मेरे इनकम्प्लीट सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स में, या फिर इनकम्प्लीट चैप्टर्स कुछ केमिस्ट्री में हो गए, उनकी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी, और फिजिक्स में मैं अदर बुक्स भी सॉल्व किया थोड़ा, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बेसिकली, बट मैंने HCR में सॉल्व कर लिया उस टाइम में। बट मैं बेसिकली रिकमेंड करूँगा कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया जाए। बट मेरा टारगेट क्या था, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि उस टाइम ये भी था कि उस टाइम एम्स भी होने वाला था, उस टाइम एम्स की एग्जाम रद्द नहीं हुई थी, उसके बाद एम्स की एग्जाम कैंसिल हुई है। मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से HCR में भी सॉल्व करा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस टाइम हमें कंसिस्टेंटली वर्क करना है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो डेफिनेटली मॉड्यूल्स अपने सॉल्व करे, अगर मॉड्यूल नहीं हो पाता है तो BM शर्मा की एक बुक आती है, BM शर्मा फॉर नीट, उसकी एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट सॉल्व करें, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो 2 महीने की गैप मिल रही है उसमें सॉल्व करें। क्योंकि देखो फिजिक्स अगर तुम तोड़ के पढ़ते हो ना पूरे 1-1 महीने की ड्यूरेशन में, तो फिर डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि कभी तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और स्पीड ऊपर नीचे हो पाएगा। लेकिन जब तुम 2 महीने कॉन्टिन्यूसली अगर फिजिक्स पे वर्क कर लो ना, तो बायो का तुम्हारा गैप तो आ जाएगा, बट बायो कभी भी कवर हो सकता है। बट वो 2 महीने में तुम्हारे फिजिक्स का एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक स्पीड आ जाएगा, उसके बाद तुमको साल भर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट का बेसिकली क्या दिक्कत होता है कि कोई भी पूरा टाइम डेडिकेट नहीं कर पाता है फिजिक्स को इस बीच के गैप में, जिस वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। अब कुछ सोचो, तुम साल भर थोड़े थोड़े करके एक बेस बना लिया फिजिक्स का, अब तुम साल भर फिजिक्स का बेस बनाने के बाद उस 2 महीने में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया। अब उस कॉन्फिडेंस के साथ तुम साल भर जब डील करोगे नेक्स्ट 12th में, फिर डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा और डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी आएगा। मेरे 170 रहा 180 में से फिजिक्स में। इसका डेडिकेशन यही जाता है कि मैंने इन 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। अब इसके बाद मैंने 12th में सेम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करा कि भाई फिजिक्स को अब मेरा कॉन्फिडेंट हो गया फिजिक्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा नहीं जाना है मुझे। बेसिकली फिजिक्स में एक थ्योरी पे ग्रिप रखना है ताकि मैं थ्योरी को ईजिली कवर कर सकूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे डील करना है। बट उस टाइम मेरा फोकस अब बायो पे था कि अब मुझे पूरे साल बायो को थ्योरी को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब बायो की थ्योरी को अच्छे से इसलिए कवर करना है क्योंकि बायो में बहुत बार ये होता है कि लाइन से क्वेश्चन आती है। तो अब मेरा फोकस ये नहीं था कि भाई मॉडल से बहुत सारा कर ले, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं नोट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बायो के भाई, लेकिन नोट्स नहीं, नोट्स को साइड में रखना, केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी में कुछ समझ में नहीं आता तब नोट्स की हेल्प लेनी है, अगर तुमने क्लास में नोट्स बनाया है तो, या फिर मॉडल की थोड़ी बहुत हेल्प लेनी है। मैंने यही करा, एनसीईआरटी मेनली फॉलो करा। इस वजह से मेरे मॉक टेस्ट में जो कोचिंग के मॉक टेस्ट होते हैं उसमें थोड़े बहुत स्कोर कम रहते थे। बायो में 300 अराउंड आ जाते थे बहुत बार स्कोर, क्योंकि बहुत बार 360 का होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल्स आते हैं, तो मेरे 300 अराउंड आ जाते थे। लेकिन जब फाइनल हुआ उसमें मेरे 340 स्कोर है बायो में 360 में, जो कि डिसेंट स्कोर है।
तो इसका डेडिकेशन पूरा यही जाता है कि भाई मैंने NCERT पे ज़्यादा फोकस करा। मैंने लास्ट के 6 मंथ जो लॉकडाउन हो गया था उसमें मैंने मॉड्यूल को टच नहीं किया, खोला भी नहीं मॉड्यूल को, वैसे ही पैक्ड थे मॉड्यूल, क्योंकि कोटा सिस्टम वापस आ गया तो कोविड के टाइम में। बट मैंने NCERT ही केवल पढ़ा उस टाइम में। स्टिल 340 आए। इसका मतलब क्या है कि NCERT से बाहर से क्वेश्चन नहीं जाते हैं। रेयरली 1-2 क्वेश्चन जाएंगे बाहर से, तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में बेसिकली मैंने ये करा कि केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के 3-4 महीने में ही 12th के मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया इस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने का फ़ायदा क्या होता है कि अब मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत जल्दी स्लिप होती है दिमाग से और इनऑर्गेनिक का भी सेम केस है। तो उसके लिए सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। फिजिकल आराम से होता है, कोई इशू नहीं है, फिजिकल में कोई इशू नहीं है, आराम से करो क्योंकि फॉर्मूला बेस डायरेक्ट आता है। बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सुपरफिशियली ही कवर करो, लेकिन एक बार एटलीस्ट कवर कर लो, फिर उसके बाद डीप में आराम से कवर करो ताकि अच्छा स्कोर आ सके मल्टीपल रिवीजन की वजह से। तो दिस वाज ऑल अबाउट माई जर्नी। इसके बाद मैं कोटा से आ गया लॉकडाउन में, और इस लॉकडाउन में डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रगल रहता है क्योंकि भाई लॉकडाउन में वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है घर पे। बट स्टिल फाइनल के 1 महीने में मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, लाइक 12 से 14 घंटे डेली पढ़ना और कॉन्टीन्यूसली पढ़ना। मतलब लास्ट के 24 दिन तो मैं कॉन्टीन्यूस रूटीन बना के 24 दिन लगातार पढ़ा हूँ मैं, मतलब 12 आवर्स का एवरेज था। तो इसके बाद फाइनली एक अच्छा स्कोर आया। उसके बाद नीट हुआ था 12 सितंबर के अराउंड, जिसमें मेरे 670 स्कोर थे। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं था बेसिकली, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही मॉक टेस्ट दिया था एक दिन, जिसमें कि मेरे 690 के अराउंड थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत सारे जो कि मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व किया उसमें 690 700 के अराउंड थे, बट स्टिल एक 670 एक डिसेंट स्कोर था। हमें इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में टारगेट लेना है। बहुत बार होता है कि डिप्रेस लगे तो डिस्कस कर लिया करो, अपने मेंटर से डिस्कस कर लो या किसी भी सीनियर से डिस्कस कर लो, ताकि एक बेसिकली ओवरऑल मिले कि भाई उन्होंने इस टाइम पे क्या करा था। सो थैंक यू।